चलो लॉ नंबर 3 पे आते हैं। लॉ नंबर 3 हेडिंग बना लो तुम लोग। लॉ नंबर 3 में क्या होगा ना कि दो ऐसे एक्सपोनेंट्स आएंगे जिनका पावर सेम रहेगा बट इनके बेसिस क्या हो जाएंगे, डिफरेंट। देख पा रहे हो, a का पावर m और b के पावर m दो ऐसे एक्सपोनेंट्स हैं जिनका बेस अलग है, डिफरेंट है, बट पावर इस बारी क्या हो गया है, सेम। और सपोज करो इनको करना है क्या, मल्टीप्लाई। क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो जिस केस में बेस सेम होता था और पावर डिफरेंट होता था तो मल्टीप्लाई करते वक्त क्या करते थे, पावर ऐड कर लेते थे। बट यहां तो पावर ही सेम हो गया, यहां पे डिफरेंट क्या है, बेस। तो क्या करोगे यहां पे, तो यहां पे क्या करना है कि ऐसे ब्रैकेट में a और b को पहले मल्टीप्लाई कर लेना है। a और b को क्या करना है, मल्टीप्लाई, और जो पावर सेम है वही पावर ऊपर लिख देना है। आ रही बात समझ में कि अगर बेस डिफरेंट है पावर सेम है तो बेसेस को पहले कर लो मल्टीप्लाई और उसका होल टू द पावर जो इनका सेम वाला पावर है वही लगा देना है। इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। लॉ नंबर 3 को हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 समझना कि अगर तुम्हें यहाँ पे बोला जाए कि 5 का पावर 4 है और इंटू 3 का पावर 4 है, ऐसे कहीं पे आ जाए 5 टू दी पावर 4 इंटू 3 टू दी पावर 4, तो इसको कैसे सॉल्व आउट करेंगे। देखो तो बेस डिफरेंट है, पावर सेम है, तो मैंने क्या बोला यहाँ पे, पहले बेसेस को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 3 जा 15 और पावर क्या होगा, वही सेम वाला पावर 4, तो ये आंसर बन जाएगा 15 का पावर 4। ऐसे सपोज करो, मैंने एक और एग्जांपल सपोज किया कि -3/2 का पावर 6 है और इंटू -5/8 का पावर 6 है। देख रहे हो, बेस डिफरेंट लग रहा है ना और पावर क्या दिख रहा है, सेम। तो करना क्या है, तुमको पहले बेसेस को मल्टीप्लाई करना है। तो -3/2 में किसको मल्टीप्लाई करोगे, -5/8 और होल टू दी पावर क्या लगा दोगे, 6 लगा दोगे तुम। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो माइनस इंटू माइनस तो प्लस हो जाने वाला है, और देखो ना न्यूमेरेटर में कोई ऐसा नंबर नहीं है जो डिनोमिनेटर से कैंसिल हो रहा है, तो कैंसिल नहीं कर पाएंगे। तो न्यूमेरेटर को न्यूमेरेटर में मल्टीप्लाई कर लो, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर में। तो -3 इंटू -5, माइनस माइनस प्लस हो गया और 3 5 जा 15 और डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में 8 2 जा 16, तो ये 15/16 का पावर 6 तुम्हारा क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। और भी मैं कुछ एग्जांपल्स लेता हूं, जैसे मान लो आ गया -3 का पावर 8 और इंटू -2 का पावर 8, ऐसा सपोज करो आ गया। बेसिस डिफरेंट है और पावर सेम है और क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो बेसिस को पहले मल्टीप्लाई करो, तो -3 इंटू -2, तो माइनस इंटू माइनस प्लस और 3 2 जा 6, तो बेस में तो 6 आ गया और पावर में क्या लिख देना है, 8 लिख देना है। तो आई होप तुम समझ गए होगे कि जब ऐसे एक्सपोनेंट तुम्हारे सामने आए जिनका बेस डिफरेंट हो, पावर सेम हो और मल्टीप्लाई करना हो, तो क्या करोगे, पहले बेसिस को मल्टीप्लाई करना है, फिर पावर को वैसे ही लिख देना है पावर में। क्लियर है, तो ये तुम्हारा हो गया लॉ नंबर 3। इसको नोट करो, फिर हम लोग चलते हैं लॉ नंबर 4 पे। ठीक है, लॉ नंबर 4 पे आते हैं इसके बाद। तो तुम थोड़ा गेस करो कि लॉ नंबर 4 में क्या आना चाहिए। तो जो लोग गेस कर पा रहे होंगे, मुझे पता है वो गेस कर रहे होंगे, जहां पे मल्टीप्लाई है अगर वहां डिवीजन आ जाए तो क्या करेंगे। मतलब दो ऐसे एक्सपोनेंट आए जिनका बेस तो डिफरेंट हो और पावर क्या हो, सेम हो, लेकिन जो लॉ नंबर 3 में मल्टीप्लिकेशन आ रहा था वहां पे क्या आ जाए, डिवीजन आ जाए, तो क्या करेंगे। तो सही गेस किए हो, लॉ नंबर 4 वही है। लॉ नंबर 4 में हम वही करने वाले हैं कि अगर a का पावर m हो और यहाँ पे a का पावर n हो, सॉरी b का पावर m हो, मतलब बेस डिफरेंट हो, पावर सेम हो और हमें करना हो इनको डिवाइड, तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, वही रिपीट करना है। यही सेम सिचुएशन रहता था और यहाँ मल्टीप्लाई होता था तो क्या करते थे, बेसिस को मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे बेसिस को डिवाइड करो, a को डिवाइड कर दो किससे, b से, और जो भी आंसर आए उसका पावर क्या लगा दो, m लगा दो। सिंपल। जैसे यहाँ मल्टीप्लाई था तो बेसिस को मल्टीप्लाई कर रहे थे, बट यहाँ डिवाइड होगा तो बेसिस को क्या करोगे, डिवाइड। अच्छा एक चीज और है, डिवाइड के केस में ना ऐसे भी डिवाइड लिख के आता है और एक ऐसे भी लिख के आता है। सुनना सुनना सुनना,
ऐसे भी लिख के आता है। तो क्या आंसर बदल जाएगा? बिल्कुल नहीं बदलेगा भाई, अभी भी वही करना है। ए और बी जो बेसेज है उनको डिवाइड करना है। वहां पे डिवाइड लिख के लिखा था, यहाँ अपॉन लिखा है, तो मैं क्या करूंगा, ए और बी को अपॉन के फॉर्म में पहले डिवाइड कर दूंगा और होल टू द पावर जो इनका कॉमन बेस है वो लगा दूंगा। तो चाहे इस फॉर्म में तुम्हें लिखने आ जाए या इस फॉर्म में आ जाए, तुमको डरना नहीं है, करना वही है। यहाँ पे a का पावर m डिवाइडेड बाई b का पावर m था, बेसेज डिफरेंट थे, पावर सेम था, तो पहले बेसेज को डिवाइड किया फिर वही पावर लगा दिया। यहाँ पे अपॉन के फॉर्म में लिखा था, तो पहले a और b जो डिफरेंट बेसेज हैं इनको अपॉन के फॉर्म में डिवाइड कर देंगे और जो कॉमन पावर है वह ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे पावर आ जाएगा। इनके लिए मैं कुछ एग्जांपल्स तुम्हें करके दिखाता हूँ। सपोज इस तरह का मान लो कोई एग्जांपल आया, 8 का पावर 3 डिवाइडेड बाई 2 का पावर 3। समझना इसको, ऐसा आ गया तो क्या करोगे, मैंने बोला पहले 8 और 2 को क्या करो, डिवाइड। तो 8 में डिवाइड करो किससे, 2 से, पावर क्या लिख दो, सेम 3। अब तुम बताओ 8 में 2 से डिवाइड करो क्या आएगा, 4, तो इसका आंसर बनेगा 4 का पावर 3। लेकिन तुम क्वेश्चन में 90% केसेज में ऐसे लिख के नहीं आता है, ये अपॉन वाला आता है। तो सपोज करो एक एग्जांपल 2 लेके चलते हैं, 16 का पावर मान लो 7 है और यहाँ पे 4 का पावर क्या है, 7 है। तो तुम क्या करोगे, बेसिस को पहले डिवाइड कर लोगे, तो 16 को 4 से क्या कर दो, डिवाइड, और होल टू द पावर 7 लगा दोगे। क्या यहाँ पे डिवीजन हो रहा है, हाँ हो रहा है, 4 4 जा 16, तो ये आंसर आएगा 4 का पावर 7। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो है 5 का पावर 8 और डिवाइडेड बाई 3 का पावर 8 है, ऐसे है। तो यहाँ पे भी बेसेस क्या है, डिफरेंट है, तो पहले बेसेस को डिवाइड कर देंगे। तो 5 में किसका डिवाइड होगा, 3 का, तो ये आ गया 5/3 और होल टू दी पावर क्या होगा, 8। इस केस में 5 जो है वो 3 से कैंसिल नहीं हो रहा है, तो यहीं पे इस आंसर को छोड़ देंगे। यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर बन जाएगा। मतलब 5 का पावर 8 डिवाइडेड बाई 3 का पावर 8, आंसर क्या बनेगा, 5/3 का पावर 8। ठीक है, ये हो जाएगा। चलो, तो ये तुम्हारा हो गया लॉ नंबर 4। इसको तुम समझ चुके होगे, मुझे पता है कि जब यहाँ मल्टीप्लाई आता है तो पहले बेसेज को मल्टीप्लाई करके तब पावर लगाते हैं, और अगर डिवीजन होगा तो पहले इनको डिवाइड करेंगे फिर वही पावर लगा देंगे। ठीक है, बाकी 2-3 और लॉज हैं उनको भी करते हैं, तो फिर हमारा ये एक्सपोनेंट का जो लॉज वाला टॉपिक है वो खत्म हो जाएगा। फिर मैंने जो दूसरा वाला पॉइंट बताया, पावर्स वाली चीज़, वो तुम्हें बताऊंगा। फिर हम लोग केवल क्वेश्चंस के साथ खेलेंगे। क्वेश्चंस में भी हम लोग पहले इजी क्वेश्चंस के साथ खेलेंगे, फिर अच्छे वाले, फिर सबसे अच्छे वाले क्वेश्चन। ठीक है, पहले तो मैं एक्सपोनेंट के लॉज में आगे बढ़ता हूँ, इसके बाद हम लोग करने वाले हैं लॉ नंबर 5। क्या करने वाले हैं, लॉ नंबर 5। लॉ नंबर 5 थोड़ा सा अलग है, ध्यान देना। एक एक्सपोनेंट तुम्हें दिखेगा a का पावर m। अच्छा, मैं बार बार a का पावर m लिख रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है कि ये a का पावर m है, कुछ भी आ सकता है, वहाँ तो नंबर वगैरह दिखेंगे। तो एक एक्सपोनेंट है a का पावर m, तुम्हें क्या दिखेगा ना, उसका भी एक पावर लगा होगा n, ऐसे। मतलब a का पावर m में तो खुद पावर m है, उसका होल टू दी पावर n लगा होगा। क्या पता उसका भी पावर लगा हो ऐसे p, मतलब एक्सपोनेंट के ऊपर पावर, उसके ऊपर पावर, ऐसे करके लगा होगा। तो उस केस में तुम्हें कैसे डील करना है, बड़ी सिंपल कहानी है। जो सबसे अंदर वाला बेस है उसको यहां लिखो, और बाकी जितने पावर 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 दिख रहे हैं सारे पावर को मल्टीप्लाई कर दो। सारे पावर को क्या कर दो, मल्टीप्लाई। तो ये बन जाएगा a का पावर m इंटू n इंटू p। ये तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा। सुनना, तो इस तरीके से अगर कभी आता है, मैं इसमें एग्जांपल्स करके दिखाता हूं। जैसे मान लो आ गया 2 का पावर 3 होल टू दी पावर 5, फिर एक बड़ा सा ब्रैकेट लगा, उसके ऊपर लिख दिया 6। मतलब ये 3 2 का पावर था, लेकिन ये 5 किसका पावर है, तो पूरे 2/3 का पावर 5 है। और ये 6 किसका पावर थी, पूरा 2 का पावर 3 का पावर 5, उसका पावर ये 6 है। तो ऐसा सिचुएशन आएगा तो इसको डील करना बड़ी सिंपल है। 2 को बेस में लिखेंगे और ये सारे पावर मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 इंटू 5 इंटू 6। यहाँ पे आंसर आएगा 2 का पावर 3 5 जा 15, 15 6 जा 90, तो 2 का पावर 90 बन जाएगा। और भी कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे मान लो आ गया -3/5 का पावर 2 होल टू द पावर 5 होल टू द पावर 3, ऐसा आ गया।
तो उस केस में भी क्या है, ये सबसे अंदर वाला बेस है -3/5, उसका पावर क्या है 2 है, 5 है, 3 है, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लो 2 × 5 × 3, तो क्या आंसर बनने वाला है भाई -3/5 का पावर 2 5 जा 10, 10 3 जा 30। तो इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी तुम्हें, कभी भी किसी एक्सपोनेंट का पावर, उसके ऊपर पावर, कितने बार भी पावर आ जाए, तुम्हें बेस को पहले नोट कर लेना है और जितने ये पावर लगे हुए हैं सारे पावर्स को मल्टीप्लाई कर लेना है। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो ये था तुम्हारा लॉ नंबर 5। अच्छा, इसमें एक मिसकंसेप्शन है, वो बताना भी जरूरी है कि ये वाले में, और मैं एक और यहाँ पे लिख रहा हूँ, जैसे सुनना, अगर कहीं पे आएगा 2 का पावर, सुनना तुम, ये हो सकता है ना ये लॉ तुम मिस्टेक से एक जगह और लगाओगे जहां नहीं लगाना चाहिए, वो मैं बता दूं। जैसे मान लो अगर 2 का पावर 3, उसका पावर 5, उसका पावर 6 ऐसा आया, और एक जगह पे आ रहा है ऐसे 2 का पावर 3, उस 3 का पावर 5 और उस 5 का पावर 6, तो ऐसा क्वेश्चन आ रहा है और ऐसा क्वेश्चन आ रहा है। तो यहां पे तो तुम लिखोगे 2 का पावर 3 × 5 × 6, तो आंसर क्या आएगा 3 5 जा 15, 6 जा 90। लेकिन यहां पे तुम मत लगा देना, क्योंकि यहां पे 2 का तो पावर 3 है, लेकिन ये 5 जो है वो पूरे 2 के पावर 3 का पावर नहीं है, ये सिर्फ 3 का पावर 5 है। और ये जो 6 है ना, वो 6 3 और इनका पावर नहीं है, सिर्फ 5 का पावर है। तो अगर ऐसा कहीं क्वेश्चन में आता है तो वहां पे हम लोग ये वाला लॉ अप्लाई नहीं करेंगे। तुम इसको नोट कर लो भाई, बहुत सारे लोगों से ये मिस्टेक होता है। इस केस में ये लॉ अप्लाई नहीं करना। ऐसा होगा, ब्रैकेट लगा होगा, होल टू दी पावर लिखे होंगे, तब जाके हम सारे पावर्स को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। इस तरह के सिचुएशन में हम लोग ये लॉ नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो ये रहा तुम्हारा लॉ नंबर 5 कि अगर कोई एक्सपोनेंट का पावर है, उसका होल टू दी पावर है, उसका भी होल टू दी पावर है, चाहे कितने बार भी होल टू दी पावर आता रहे, हमें कुछ नहीं करना है, बेस लिखना है और सारे पावर्स को मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। ये सॉल्व हो जाएगा। चलो, तो लॉ नंबर 5 तुम नोट करो, फिर हम लोग बढ़ते हैं 6 और 7 पे। 2 और लॉज हैं, उसके बाद ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलो, लॉ नंबर 6 पे आ जाते हैं। ध्यान देना सब लोग। जैसे सपोज करो ना कि एक एक्सपोनेंट है a, उसका पावर लिखा हुआ है माइनस में m। सुनना, कोई एक्सपोनेंट तुम्हें ऐसा दिखे ना जिसका बेस तो ठीक है कुछ भी हो, बट पावर तुम्हें माइनस में दिख जाएगा, तो मान लो तुम उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, उसका मीनिंग नहीं समझ पा रहे हो। जैसे मान लो कि a के पावर 5 का तो तुम्हें मतलब पता है कि a को 5 बार मल्टीप्लाई करना है, लेकिन a का पावर -5 का क्या मतलब है, तो वहां पे तुमको प्रॉब्लम होगी। तो तुम क्या सोचोगे, काश ये क्या बन जाता, पॉजिटिव बन जाता, प्लस में आ जाता। तो अगर किसी एक्सपोनेंट का पावर -m है तो उसको प्लस बनाने का तरीका होता है कि तुम्हें इसको 1/, कर देना है, मतलब इसको न्यूमरेटर से कहाँ लेके जाना है, डिनोमिनेटर में। तो जब इसको तुम 1/, में करोगे ना, तो ये a का पावर क्या बन जाएगा, +m बन जाएगा। तो अगर कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है 5 का पावर -3, तुम चाहते हो ये +3 बन जाए, तो इसको 1/, कर दो 5 का पावर +3। चलो, अगर तुम्हारा इसका बेस जो है वो सिंगल नंबर है तब तो ऐसा करोगे, लेकिन अगर फ्रैक्शन में है तब क्या करोगे। जैसे मान लो अगर a/b कोई फ्रैक्शन है और उसका पावर है -m, क्या है, माइनस है, और यहाँ तुम चाहते हो कि ये पावर -m से क्या बन जाए, +m बन जाए, तो वहाँ पे तुम इसको क्या करना, न्यूमरेटर को बना देना डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को बना देना न्यूमरेटर, यानी b/a। तो उस केस में अपने आप ये -m क्या बन जाएगा, +m बन जाएगा। यानी कोई फ्रैक्शन का पावर नेगेटिव है तो बस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आपस में एक्सचेंज कर दो, नेगेटिव पावर अपने आप क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। इसका मैं एक एग्जांपल करके दिखाता हूं तुमको। जैसे सपोज करो आ रहा है 2/3 का पावर -5, तुम चाहते हुए -5 क्या हो जाए, प्लस, तो उसके लिए करना है 2 को 3 के जगह पे ले जाओ, 3 को 2 के जगह पे, तो ये 3/2 का पावर अपने आप क्या बन जाएगा, +5 बन जाएगा।
तो इस वाले केस में तो बड़ी सिंपल है, केवल न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को चेंज करो, नेगेटिव से पावर क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। अच्छा वाइस वर्सा, मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव भी बनाना हो तो भी यही होगा। अगर मान लो यहाँ प्लस है, तुम चाहते हो माइनस आ जाए, तो तुम इस 3/2 को क्या लिख दोगे, 2/3 लिख दोगे, तो ये -5 आ जाएगा। यहाँ पे भी है कि अगर मान लो कोई चीज पहले से डिनोमिनेटर में है, सुनना, अगर कोई चीज पहले से डिनोमिनेटर में है, उसका पावर माइनस में है ऐसे, और तुम चाहते हो प्लस हो जाती, इसको ऊपर लेके जाओगे, तो ऊपर लेके जाओगे तो 2 का पावर +6 बन जाएगा। तो अगर न्यूमरेटर में नेगेटिव है तो डिनोमिनेटर में ले जाओ, पॉजिटिव होगा, और अगर डिनोमिनेटर में नेगेटिव है तो उसको न्यूमरेटर में ले जाओ, क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। तो आई होप तुम्हें लॉ नंबर 6 भी क्या होगा, समझ में आ गया होगा। और बढ़ते हैं लॉ नंबर 7 पे। लॉ नंबर 7 पे आते हैं। अब तो वो लॉज में उतना ज़्यादा वो नहीं है, अब बड़ी सिंपल लॉज हैं। लास्ट लॉ हम तुमको बता रहे, लॉ नंबर 7, और उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट बताएंगे 8th लॉ में, उसके बाद लॉ वाला कंपोनेंट खत्म हो जाएगा। लॉ नंबर 7 समझना इंपॉर्टेंट है। लॉ नंबर 7 कि ये कहता है कि अगर कोई भी नंबर है और उसका पावर कभी 0 दिखे, लॉ नंबर 7 ये बोलता है कि कोई भी नंबर है और उसका पावर अगर 0 हो जाए तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। यानी किसी भी नंबर का पावर अगर 0 दिखे तो वैल्यू क्या हो जाती है, 1। अब ऐसा क्यों होता है समझना। तो मैं तुमसे कहता हूं कि अगर मान लो 1 है, 1 कोई नंबर है, तो क्या मैं उसको ऐसे लिख सकता हूं, a का पावर m डिवाइडेड बाई a का पावर m। बोलो बोलो सही है गलत है। तो 1 को यार कभी भी किसी सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करने पे ये कट के 1 ही तो आएगा। समझना, a के पावर m को अगर a के पावर m से डिवाइड करोगे तो कट होके 1 ही तो आएगा। तो क्या मैंने ये गलत लिखा है, सही लिखा है। तो अगर a के पावर m को a के पावर m से डिवाइड करके कट करके सॉल्व करोगे तो 1 आएगा, लेकिन अगर इसी को एक्सपोनेंट के लॉ से सॉल्व करो तो देखो क्या होगा। तो इन दोनों का बेस सेम है तो पावर क्या होगा, सब्ट्रैक्ट। तो बेस a लिख लो, लॉ नंबर 2 याद करो कि बेस सेम होता है, पावर, यहाँ चलो पावर भी सेम है बट हम लॉ नंबर 2 लगाते हैं कि बेस सेम है और पावर कुछ भी हो, पावर सब्ट्रैक्ट होगा। तो बेस a है और पावर को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो m में से m को क्या करना पड़ेगा, माइनस। तो बताओ a का पावर क्या आएगा, m में से m जाएगा तो 0, तो a का पावर 0 आ गया। तो इसी चीज को सॉल्व करके a का पावर 0 भी आ रहा है और इसी चीज को सॉल्व करके a का पावर 1 आ रहा है। इसका मतलब ये 1 और ये a के पावर 0 क्या है, दोनों सेम ही है। तो इसी को सॉल्व करने पे ये भी आया है और इसी को सॉल्व करने पे ये भी आया है। तुमसे कोई पूछेगा कैसे पता तुमको कि किसी नंबर का पावर 0 1 होता है, उसको ये वाला काम करके दिखा देना कि अगर मान लो 1 है ना 1, तो 1 को मैं 5 का पावर 3/5 का पावर 3 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, सेम नंबर डिवाइड बाई सेम नंबर। और यहाँ पे फिर लगा दूंगा एक्सपोनेंट का लॉ कि सेम बेस है तो लिख दिया और पावर क्या होगा, डिवाइड हो रहा है तो सब्ट्रैक्ट, तो 3 में से 3 जाएगा 0, तो 5 का पावर 0 1 के क्या हो जाएगा, इक्वल, क्योंकि 1 वाला इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है तो इसका मतलब ये तीनों इक्वल होंगे, तो फिर 1 वाला किसके इक्वल हो जाएगा, 5 के पावर 0 के। तो कोई भी नंबर आ जाए, सुनना मैं एक तुमको एग्जांपल करके दिखाता हूं इस लॉ का। जैसे मान लो आ गया -2 का पावर 8, उसका पावर 3, उसका पावर 6 और सबसे ऊपर ऐसे पावर लगा है 0, तो इस ब्रैकेट के अंदर कुछ भी बैठा हो पावर 0 लगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। एक और एग्जांपल सुनना, एक और एग्जांपल, जैसे मान लो आ गया 1 0 2 8 9 3 6 5 8, इतना बड़ा नंबर है और उसका पावर लगा है 0, कुछ नहीं देखना है, वैल्यू क्या हो जाएगी 1। कोई भी अंदर नंबर बैठा हो अगर पावर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 के इक्वल हो जाएगी। तो ये था तुम्हारा लॉ नंबर 7। चलो इसके बाद आते हैं हम लॉ नंबर 8 पे, जो सबसे लास्ट लॉ है, इसको समझते हैं, फिर हमारा लॉज ऑफ एक्सपोनेंट वाला कंपोनेंट खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग चलेंगे पावर्स वाले पे, ठीक है। तो कभी भी किसी नंबर का पावर 0 बन जाए तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। ये याद रखना, क्योंकि कभी कभी कोई क्वेश्चन देखने में बड़ी डेंजरस लगता है बट क्या पता उसमें पावर में क्या बैठा हो, 0, तो वो तो ऐसे ही सिंप्लीफाई होकर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। लॉ नंबर 8 थोड़ा सा हटके समझना। अगर कहीं पे भी ना, यहाँ पे मतलब रूट से है, तुमने रूट पढ़ा होगा, शायद सुना होगा, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट वगैरह पढ़ा होगा। रूट को हम लोग एक्सपोनेंट के फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं ये तुमको हम बताने वाले हैं इस
लॉ नंबर 8 में। जैसे कहीं पे लिखा हो रूट एक्स, तो रूट एक्स का मतलब होता है सेकेंड रूट। इसको हम लोग पढ़ते हैं सेकेंड रूट। पहले मैं तुम्हें नाम बता दूं, इसको कहा जाता है सेकेंड रूट। इसको तुम स्क्वायर रूट भी पढ़ सकते हो, स्क्वायर रूट, या इसी का एक और नाम क्या है, सेकेंड रूट, सेकेंड रूट। अच्छा, ऐसे अगर कहीं बना तो ये हो गया। अगर कहीं ऐसे बना होता है तो याद करो, इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्यूब रूट। क्या कहते हैं, क्यूब रूट, या इसी का नाम है थर्ड रूट, इसको कहते हैं थर्ड रूट। और अगर ऐसे ही कहीं लिखा है ऐसे फोर्थ में, मतलब ये अंदर दिखता है नंबर हमेशा, तो इसको बोलते हैं फोर्थ रूट। क्या पढ़ते हैं, फोर्थ रूट। तो सपोज करो कि रूट एक्स कहीं लिखा है, तो ये एक्सपोनेंट में तो तुम्हें काम आएगा नहीं, क्योंकि ऐसा तो मैंने कहीं दिखाया नहीं कि तुमको रूट में कैसे एक्सपोनेंट सॉल्व करोगे। या मान लो कहीं पे थर्ड रूट एक्स आ गया, तो इसको एक्सपोनेंट में कैसे यूज करेंगे। फोर्थ रूट एक्स आ गया तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। फिफ्थ रूट एक्स आ गया तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। या मान लो सिक्स्थ रूट ऑफ एक्स आ गया तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहां मैं तुमको बताने वाला हूं कि अगर इस तरीके से रूट के फॉर्म में कोई नंबर है तो उसको पावर के फॉर्म में कैसे लिखा जा सकता है। तो इसको तुम लिखोगे x का पावर, अगर ये सेकेंड रूट है तो इसका पावर आएगा 1/2। क्या आएगा, 1/2। इसको जब तुम पावर के फॉर्म में लिखोगे तो ये आएगा x का पावर, यहाँ 3 है तो पावर 1/3। इसको जब लिखोगे तो x का पावर 1/4, इसको लिखोगे तो x का पावर 1/5, इसको लिखोगे तो x का पावर 1/6। यानी यहाँ जो भी नंबर होता है उसको 1 में करके तुम पावर में लिख सकते हो। और जैसे ये पावर में कन्वर्ट हो जाएगा, अब इस पे तुमको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को इंप्लीमेंट करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। इस पे एक्सपोनेंट के लॉज को इंप्लीमेंट करना सिंपल नहीं था, ऐसा मैंने कहीं नहीं तुमको बताया लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में कि इस तरीके से जब होगा तो तुम लगाओगे, ऐसा नहीं, सिर्फ यहाँ लगा सकते हैं। तो इनको पहले इसमें चेंज करना आना चाहिए, सब समझना। मान लो कहीं पे आ गया 100th रूट ऑफ, ऐसे 100th रूट ऑफ एक्स, तो इसको क्या पढ़ेंगे, एक्स का पावर 1/100। मान लो आ गया 530th रूट ऑफ ऐसे एक्स, तो इसको क्या लिखेंगे, x का पावर 1/530। ऐसे ही आ गया मान लो nth रूट, कोई n लिख दिया है, nth रूट ऑफ x, तो इसको क्या समझेंगे, x का पावर 1/n। मतलब यहां जो भी नंबर होगा उसको 1 में करके तुम पावर में ले जा सकते हो। तो ये तुम्हारा रूट वाला भी अगर कहीं पे क्वेश्चन आता है तो उसको पहले पावर के फॉर्म में लिखोगे, फिर उस पर तुम एक्सपोनेंट के लॉज लगा सकते हो। बट अगर ये तुम्हें नहीं पता होता तो तुम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते। तो ये तुम्हें जानना जरूरी है, ये लॉ ना। अच्छा, एक चीज और इंपॉर्टेंट बात है कि जैसे ना कहीं पे लिखा होता है ऐसे 3 रूट एक्स और कहीं लिखा होता है थर्ड रूट ऑफ एक्स। कई लोग इसमें के बीच में डिफरेंस नहीं समझते हैं, बट इसके बीच में बहुत डिफरेंस है। इसका मतलब है कि 3 का रूट एक्स में मल्टीप्लाई हो रहा है, और इसका मतलब है कि ये x का थर्ड रूट है। तो ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ को भूल के भी इक्वल मत करना, ये इक्वल नहीं है, ठीक है ना। ये अलग चीज़ है और ये अलग चीज़ है। तो ये 3 अगर इसके अंदर दिख रहा है तब ये वाली चीज़ है, और अगर इसके बाहर है इसका मतलब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है ना। तो ये वाला मिस्टेक नहीं करना, ये कभी भी एक दूसरे के इक्वल नहीं होते हैं। तो ये अब यहाँ पे तुम्हारा एक सारा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट खत्म होता है। तो आज की क्लास में बस इतना ही रहने देते हैं, इसको तुम खूब अच्छे से रिवाइज करो, और मैं ये उम्मीद करता हूँ तुमसे कि तुम ये सारे लॉज अच्छे से रिवाइज कर लिए रहोगे। अगले वाले लेक्चर में मैं तुम्हें पावर्स के बारे में बताऊँगा और कुछ सिंपल क्वेश्चंस करेंगे। उसके अगले वाले लेक्चर में हम लोग अच्छे वाले क्वेश्चंस करेंगे। मतलब 3 से 4 लेक्चर में ये तुम्हारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। उसके बाद तुम्हें इस चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, अगर तुम ये सारी बातों को फॉलो कर रहे हो। तो आज का तुम्हारा बस यही होमवर्क रहेगा कि तुम इन सारे जो 8 लॉज मैंने बताए, इनको खूब अच्छे से बैठ के अपने आप